नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संपत्ति को खरीदने के लिए जो जरूरी दस्तावेज बनाए जाते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट टू सेल, और इसके बाद जो दूसरा दस्तावेज तैयार कराया जाता है जिसे सेल डीड यानी कि संपत्ति का बैनामा भी कहा जाता है। ना दोस्तों, अक्सर हमने कई बार देखा है जब एग्रीमेंट टू सेल एक पार्टी तैयार करती है जिसके अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशंस लिखी जाती है, जैसे कि कितने सालों के भीतर या कितने महीनों के भीतर संपत्ति की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी, कितना पैसा शुरू में दिया जाएगा, कितना पैसा रजिस्ट्री के समय दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ जरूरी बातें वहां पर एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन की जाती है। पर इसी बीच जब यहां पर किसी व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ती है, जब जो संपत्ति का विक्रेता था यानी कि जो संपत्ति को बेच रहा था, अगर वो रजिस्ट्री कराने के लिए मना कर दे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि कई बार देखा गया है जब पार्टी से पैसा लेकर उनको रजिस्ट्री कराने के लिए या तो मना कर दिया जाता है या फिर उनसे और ज्यादा पैसों की डिमांड की जाती है। ऐसी कंडीशन में उनको कौन सा केस डालना पड़ता है, कितनी समय सीमा के भीतर डालना पड़ता है, क्योंकि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट आई है जहां पर अब निर्धारित कर दिया है कि अगर आप संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जब मनमर्जी चाहा आपने उठकर केस डाल दिया। आपको समय सीमा के भीतर ही अपना कोर्ट में आवेदन डालना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिएगा, सबसे पहले आपको जानना अनिवार्य है कि एग्रीमेंट टू सेल या फिर सेल डीड के बीच में क्या फर्क होता है, क्योंकि 90% लोग इसके बीच का फर्क ही नहीं जानते। वो दोनों चीजों को ही एक चीज कंसीडर करते हैं और आखिर में बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठते हैं। देखिए, एग्रीमेंट टू सेल एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो भी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए टर्म्स कंडीशन तय हो रहे हैं, जैसे कि कितने पैसों में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, कब उस संपत्ति का कब्जा दिया जाएगा, किस दिन उसकी रजिस्ट्री की जाएगी, कितनी पेमेंट एडवांस ली जाएंगी, ये सभी चीज उस एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन करनी होती है, ताकि वो दोनों पार्टी जो संपत्ति को खरीद रही है और जो संपत्ति को बेच रही है उस एग्रीमेंट के अंदर अपने आप को बाउंड करके उन टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करें। अब सेल डीड वो दस्तावेज होता है जिस दिन संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जाती है, वो सेल डीड एग्जीक्यूट होकर रजिस्टर्ड करवाई जाती है और सेल डीड से ही यह प्रमाणित होता है कि आपने उस संपत्ति को खरीद लिया है और आप उस संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। अब कई बार लोग क्या करते हैं, केवल एग्रीमेंट टू सेल अपने पास रखते हैं और सोचते हैं कि हमने संपत्ति को खरीद लिया। जी नहीं, एग्रीमेंट टू सेल केवल एक एग्रीमेंट है जिसमें टर्म्स कंडीशन है। जब तक सेल डीड नहीं बनेगी तब तक आप उसके मालिक नहीं होंगे। डिस्प्ले पर देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2023 की बड़ी जजमेंट थी जहां पर यही सेम चीज कही गई कि केवल एग्रीमेंट टू सेल होने से आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। नाउ इसके बाद क्वेश्चन आता है दूसरा कि क्या एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है? जी हां दोस्तों, एक एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है। अगर आप सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें तो वो बात करता है उन सभी दस्तावेजों के बारे में जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। आपने डिस्प्ले पर भी देखा होगा कि एग्रीमेंट टू सेल भी उन्हीं दस्तावेजों में आ रहा है जिसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है, जिसको कंपलसरी है क्या कराना, रजिस्टर्ड। पर कई बार देखा जाता है कि लोग उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते, केवल नोटरी करा लेते। इसके लिए भी कानून में आप लोगों के लिए प्रावधान है। अगर आप सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें तो वो बात करता है कि अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट में डाल सकते हैं। और आज की भी वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है।
सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है जब आप जो एग्रीमेंट टू सेल आपने बनाया है, अगर दूसरी पार्टी, चाहे वो संपत्ति को खरीदने वाला हो चाहे संपत्ति को बेचने वाला हो, अगर वो उस एग्रीमेंट में लिखी टर्म्स और कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा तो कोर्ट के माध्यम से उन टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करवाया जाता है। इसी को सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहा जाता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि मान लेते हैं हमने शुरू में एक एग्रीमेंट टू सेल बना लिया, उसके कितने समय बाद हमें रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए। देखिए, इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर, जो कहता है कि 3 सालों का समय मिलता है जो यहां पर एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से कोर्ट का सहारा लेकर रजिस्टर्ड करवाना चाहता है। मतलब कि 3 सालों के भीतर आपको केस डालना पड़ेगा। कब? जब आपका वो एग्रीमेंट टू सेल पूरा हो जाता है। कई बार देखा जाता है दोस्तों कि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर टर्म्स लिखी जाती है कि भाई 6 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा देंगे, 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा देंगे, 1 साल में रजिस्ट्री करा देंगे। तो जिस दिन आपका यह समय पूरा होता है, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे 1 साल हो, या किसी इवेंट का हैपन होना लिखा हो। इवेंट का हैपन होना मतलब फ्यूचर में मुझे इस अथॉरिटी से परमिशन मिलेगी, फ्यूचर में हमें इस अथॉरिटी से एनओसी मिल जाएगी, उसके बाद मैं आपको रजिस्ट्री करा दूंगा। यह होता है एक इवेंट जो फ्यूचर में होने के बाद ही रजिस्टर कराया जाएगा। तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई समय सीमा हो 3 महीने, 6 महीने, साल भर, या फिर कोई फ्यूचर में इवेंट बताया गया हो कि इसके बाद रजिस्ट्री कराऊंगा, इस समय होने के बाद आपके पास 3 सालों का समय है। यानी कि उन 3, 6, 9 महीने के बाद, या इस फ्यूचर में जो डेट बताई जा रही है इसके बाद 3 सालों का समय आपके पास है। उसके अंदर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट में डालकर अपनी रजिस्ट्री वहां पर करवा सकते हैं। अब ये बेसिक जानकारी जो मैंने आपको क्लियर करी इसलिए अनिवार्य थी क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मैं जजमेंट आपको क्लियर करूंगा, वहां पर आपको ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी होना अनिवार्य था। अब एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर केस टाइटल क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा हजारी लाल डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस के अंदर अपीलियंट है, वर्सेस रमेश कुमार एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 5315 ऑफ 2010। और सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 4 अक्टूबर साल 2023, यानी कि पिछले साल की ही लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब दोस्तों, यहां से मैं आपको प्रेजेंट केस के फैक्ट्स क्लियर कर देता हूं। देखिएगा, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ ने यहां पर कोर्ट के सामने केस फाइल किया है साल 1999 में, यानी कि साल 1999 में केस डाला गया है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब यहां पर उनका कहना है कि हमने साल 1986 में क्या किया था, एक एग्रीमेंट टू सेल कराया था जिसके अंदर 3 अलग अलग घर, दोबारा से सुनिएगा, 3 अलग अलग घरों की रजिस्ट्री हमारे नाम कराने की बात कही थी, यह बात बोलते हुए कि फ्यूचर में हमें एनओसी मिलने वाली है एक डिपार्टमेंट से, एनओसी मिलते ही हम आपके नाम रजिस्ट्री करा देंगे। अब उनका कहना है कि अभी तक उन लोगों ने रजिस्ट्री नहीं कराई और ना ही एनओसी मिली। अब यहां पर यह कोर्ट के अंदर दावा डाला गया है प्लेंटिफ की तरफ से। अब यहां पर रिस्पोंडेंट का कहना है कि जी नहीं, हमने कोई एनओसी की बात नहीं बोली, जबकि देखा जाए प्रेजेंट केस में कि टोटल 3 घरों में से 2 की तो रजिस्ट्री हम करा ही चुके हैं, और जो ये एक मकान बचता है अगर इसकी रजिस्ट्री की बात आएगी तो ये समय सीमा से बाहर हो चुके हैं, अब ये रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करा सकते ना। ट्रायल कोर्ट ने यहां पर अपना फैसला सुनाया और प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दे दिया। उनका कहना है कि भले ये केस 1999 में डाला गया है, पर यहां पर रिस्पोंडेंट को आज भी इसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी ना। रिस्पोंडेंट यहां पर अपील में कहां पहुंचते हैं, अपीलिएंट कोर्ट के सामने। यहां पर यही कहा गया कि देखो भाई, भले डिफेंडेंट यहां पर समय सीमा के बाहर है, ठीक है, पर यहां पर उनको तब भी प्लेंटिफ के पक्ष में रजिस्ट्री करानी पड़ेगी जो आखिरी मकान बचता है। अब सेम यही चीज यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा। अब यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारे क्वेश्चन अराइज हुए, जैसे कि पहली चीज देखने को यह मिली कि टोटल 3 अलग अलग घर बेचे जा रहे थे, जिसमें से 2 की रजिस्ट्री हो गई, और जब एक मकान की रजिस्ट्री रहती है तो उसके लिए यहां पर क्यों 13 सालों का वेट किया जा रहा था। दूसरी चीज, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो प्लेंटिफ यहां पर कह रहा है कि रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट हमें बोलते थे कि फ्यूचर में एनओसी मिलने के बाद रजिस्ट्री कराएंगे,
जबकि 2 मकान जो ऑलरेडी उनके नाम रजिस्टर करवा दिए गए हैं, टोटल 3 मकानों में से, उनमें भी एनओसी नहीं मिली थी। तो कैसे उनके नाम उनकी रजिस्ट्री करा दी गई? तो यहां पर यह बात मानना मुश्किल हो जाएगा कि एनओसी वाली कोई बात वहां पर रखी गई थी। इसके अलावा अगर 2 मकान बिना एनओसी के रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो क्यों नहीं तीसरा मकान भी उन्होंने बिना एनओसी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए समय सीमा के भीतर कोर्ट के अंदर अपना आवेदन नहीं डाला? अब इसके अलावा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देखिए, अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर अगर हम यहां पर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट की तरफ से, उन पर ध्यान दें, तो जो डिफेंडेंट है यानी कि जिनको रजिस्ट्री करवानी थी, वो साफ तरीके से इंकार कर रहे हैं कि एनओसी वाला कोई भी टर्म वहां पर नहीं था। ये बेकार की बातें हैं, जिस पर जो अपीलियंट अब हमारे सामने आ रहे हैं या फिर जो प्लेंटिफ थे, उन्होंने कभी भी ऑब्जेक्शन अपना नहीं खड़ा किया। यानी कि दोस्तों सरल भाषा में समझे, कोर्ट का कहना है कि जब 2 मकान ऑलरेडी तुमने रजिस्टर करवा लिए, तो क्यों नहीं ये तीसरा मकान रजिस्टर करवाया? और कैसे यहां पर हम प्लेंटिफ की बातों में आ जाएं कि एनओसी वाला पॉइंट देखते हुए उन्होंने यहां पर रजिस्ट्री नहीं करी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, चाहे कोई सर्टेन इवेंट है, जैसे कि मैंने बताया था फ्यूचर में एनओसी मिलेगी फिर कराएंगे, अगर यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट बनती नहीं है, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेजेंट कंडीशन में प्रॉपर्टी है, यहां पर ऐसी रिक्वायरमेंट थी नहीं कि किसी डिपार्टमेंट से एनओसी ली जाए। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो कैसे प्लेंटिफ 13 सालों तक इंतजार कर रहा था? जबकि जो समय सीमा होती है वो 3 सालों की होती है, और अगर एक बार ये समय सीमा निकल जाए और आपके पास जेन्युइन कारण ना हो, तो यही माना जाएगा अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट आप समय सीमा को पार कर चुके हैं और अब आपका केस सुनवाई योग्य नहीं बचा है ना। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या किया? इस अपील को एक्सेप्ट करते हुए जो यहां पर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था, उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको सेट असाइड कर दिया। कारण क्योंकि ये जो 13 सालों बाद केस डाला गया है, यह समय सीमा को बाध्य करता था और समय सीमा के भीतर इस केस को कोर्ट में नहीं डाला गया। ना हो सकता है बहुत से लोगों को यहां पर बड़ा झटका लगे कि सर ये क्या हो गया? एक इंसान अपना पैसा भी दे, क्योंकि मैं बता दूं प्रेजेंट केस के अंदर जो ये तीनों मकान थे 55,000 में खरीदने की बात हुई थी, जिसमें से एडवांस अमाउंट 5,000 दिया जा चुका था। तो यहां पर एक व्यक्ति कहेगा सर हम पैसा भी दें, उसके बाद हम मालिक भी ना बने, आखिरकार हमारी गलती है क्या? देखिए, आपको जेन्युइन चीज समझनी अनिवार्य है। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति एडवांस पेमेंट देकर संपत्ति का जो विक्रेता होता है उसको बाउंड करता है कि नहीं भाई अब तुम बाहर नहीं बेचोगे वरना मैं कोर्ट केस करूंगा, जबकि एक व्यक्ति जो परेशान है तभी वो संपत्ति अपनी बेच रहा है। तो यहां पर कोर्ट ने समय सीमा बताई कि अगर आपका नहीं काम बन रहा तो कोर्ट में आओ, कोर्ट तुम्हारी कंडीशंस देखेगा और तुम्हारे फेवर में रजिस्ट्री कराएगा। पर अगर आप अपने अधिकारों के लिए सोते रहेंगे तो कानून भी आपकी मदद वहां पर नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों यहां पर अगर आप समझ चुके हैं कि अगर आपको संपत्ति का मालिक बनना है तो अब समय सीमा के भीतर ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। समय सीमा कितनी होगी वो आपकी एग्रीमेंट टू सेल पर निर्भर करेगी। जैसे कि अगर आपके एग्रीमेंट टू सेल में लिखा है कि भाई 6 महीने में रजिस्ट्री करा देंगे और दूसरी पार्टी ने 6 महीनों के भीतर रजिस्ट्री नहीं कराई, तो 6 महीने पूरे होते ही आप तुरंत एक नोटिस डालें बिना किसी देरी के और वहां पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट में डाल दें 3 साल पूरा होने से पहले। दूसरी कंडीशन, अगर कोई समय सीमा नहीं है तो जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया है उस दिन से 3 साल गिने जाएंगे, उनके भीतर आपको केस डालना है। या फिर अगर फ्यूचर में कोई इवेंट मेंशन है कि इस अथॉरिटी से एनओसी मिल जाए, इस अथॉरिटी से परमिशन मिल जाए और वो चीज जेन्युइन भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बेवजह की बातें हैं, तो जिस दिन वो फ्यूचर में इवेंट पूरा होगा उस दिन से 3 साल गिने जाएंगे, जिसके भीतर आपको अपनी रजिस्ट्री करानी है। नहीं हो रही तो आपको कोर्ट में अपना केस डाल देना है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर यहां पर आपने देरी करी, अगर आपने यहां पर लापरवाही बरती, तो प्रेजेंट केस की तरह आप अपना लाखों करोड़ों का नुकसान भी उठा लेंगे। तो यहां पर मेरा काम था आप लोगों को जागरूक करना, कानून के प्रति सभी जानकारी देना, जो मैं लगातार यहां पर आपको देता रहता हूं। अब अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।